चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली हम बातचीत कर रहे हैं यूजीसी नेट के साथ साथ एमपी सेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड, जहां 7 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। और मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं भारत में समाजकारी के इतिहास पर। तो भारत में समाजकारी का जो इतिहास रहा है, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो भारतीय समाज की परंपरागत समाज रहा है। भारतीय समाज का परंपरागत समाज रहा है और भारतीय समाज अति प्राचीन काल में एक प्रकार के साम्यवादी समाज था, जिसमें निजी संपत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ था और निजी संपत्ति के जन्म के साथ ही राजा का भी जन्म हुआ और युद्ध से जीती गई संपत्ति विजेता की हो गई, जिसे वितरित करना उसकी अपनी इच्छा पर आधारित था। पीड़ितों की सहायता करना प्राचीन काल से भारत की परंपरा रही है। मजुमदार के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि राजा, व्यापारी, जमींदार और अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने से या करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे। तो मजुमदार का कहना था कि पहले के समय में, अगर हम परंपरागत समाज की बात कर रहे हैं, तो उस समय राजा, व्यापारी, जमींदार और अन्य जो संगठन था धर्म के पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए वो एक दूसरे की मदद करते थे, तो उसको कहा जाता था कि ये समाज कार्य है। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जनता की भलाई के लिए उपदेश दिया जाता था और बौद्ध जीवन अपने जीवन काल में काफ़ी लोगों को उपदेश दिया और लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया गया बौद्ध काल में। वहीं अगर हम बात करें तो एक मौर्य काल है। मौर्य काल में जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए गए और अशोक ने भी सहायता के लिए, मेरी प्रजा किसी भी समय मुझसे भी मिल सकती है, चाहे मैं अनंतपुर में ही क्यों ना रहूं। और गुप्त काल और हर्ष के काल में भी इसी प्रकार व्यवस्थाएं बनाई गई और इसी तरह हमें देखने को मिली। तो भारत में व्यवसाय समाजकारी की प्रक्रिया धीरे धीरे आधुनिक समय में आई, परंतु प्राचीन समय में साम्यवादी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राजा, व्यापारी, जमींदार, धर्मार्थ संगठन पवित्र के आधार पे जो सहायता करते थे उसको समाजकारी कहते थे। हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक में भी लोगों को उपदेश देकर समाजकारी किया गया। और अशोक सम्राट ने भी बताया कि कोई भी प्रजा अगर है, उसको उससे किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो कभी भी हमसे मिल सकता है। गुप्त काल और हर्ष काल के दौरान भी व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिली थी। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाइड टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी में से कुछ ना कुछ बनाया जाएगा है इसी के इर्द गिर्द ही जो ये पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, अगर अप्लाइड प्रश्न पूछा जाएगा तो एक बार बताइए, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है, स्पष्ट है? जी सर, क्लियर है। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। और भी इसके अंतर्गत तथ्य हैं। जैसे अगर हम बात करें, भारतीय समाज एक परंपरागत समाज रहा है। भारतीय समाज अति प्राचीन काल में एक प्रकार के साम्यवादी समाज था, जिसमें निजी संपत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ। अच्छा, ये तो फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। भारत में भी जब मुसलमान आए तो उन्होंने भी अपने धर्म के आदेशानुसार दान पुण्य पर आधारित धन व्यय किया। और इस्लाम में ज़कात एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति विशेष प्रकार से धन या स्वर्ण का 2.5% भाग जो है ज़कात के रूप में व्यय करता था। यानी इस्लाम में एक ज़कात था। ज़कात का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो संपत्ति थी वो अपने संपत्ति का 2.5% जो भाग था वो ज़कात में दे देता था। अच्छा, ये ज़कात में जो पैसे जाते थे वो बेसिकली निर्धन और अभावग्रस्त के जो व्यक्ति थे उनके लिए था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्धन और अभावग्रस्त जो व्यक्ति थे इनके लिए था ये। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त इस्लाम में, ठीक है, इसके अतिरिक्त इस्लाम में आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी।
अभावग्रस्त लोगों को अगर हम बात करें इस्लाम धर्म में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि एक संस्था खैरात की थी और इसी खैरात में बताया गया कि अभावग्रस्त जो व्यक्ति थे उनकी सहायता, जो आर्थिक सहायता की जाती थी और वो भी व्यक्तिगत तरीके से, ठीक है, ये भी व्यक्तिगत तरीके से उनकी मदद किया जाता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो उसके बाद कहता है फिर भारत में काफ़ी समय, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पारसी लोग भी रहते थे। बोर्ड देखो, बोर्ड, भारत में काफ़ी अधिक समय तक पारसी लोग भी रहते थे। पारसियों के धर्म में भी दान का बड़ा महत्व था। पारसियों ने यहाँ धर्मशालाएं, तालाब, कुएं, विद्यालय आदि बनवाए। उन्होंने बहुत से न्याय स्थापित किए, जिनमें से एक प्रसिद्ध न्याय बॉम्बे पारसी पंचायत ट्रस्ट था, फंड था, और ये बेसिकली पारसियों के लिए था। ध्यान रखेंगे इसमें किन किन लोगों की सहायता की गई थी। पेपर में अगर अप्लाइड में प्रश्न पूछा जाएगा तो कथन या कारण में लिखा रहेगा। तो पारसी विधवाओं की सहायता करना, पारसी बालिकाओं की विवाह संबंधी सहायता करना, नेत्रहीन पारसियों की सहायता करना, निर्धन पारसियों की सहायता करना, धार्मिक शिक्षा संबंधी सहायता करना, ये तथ्य जो है पारसियों से रिलेटेड थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, भारत में प्राचीन काल में ही समाज सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। आपको मैंने अभी भी एक बात बताया था, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके एक पुस्तक थी सोशल वर्क में, और वो किताब थी हेलन क्लार्क की। मैंने आपको नोट भी करवाया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। यदि नोट किया है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार बता रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। किताब था हेलन क्लार्क की। हेलन क्लार्क ने उस किताब का नाम रखा था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। ये किताब सन 1947 में आई और इसी किताब में 3 युगों के बारे में बात हुआ। एक युग था प्राचीन युग, दूसरा था मध्य युग, तीसरा था आधुनिक युग। प्राचीन युग केवल इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग निर्धन, निर्बल, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध जो लोग थे उनकी सहायता की जाती थी। तो अर्थदान या कोई वस्तु देते थे, या उसकी सहायता सहानुभूति के तरीके से कर देते थे, या दया के माध्यम से कर देते थे। तो वो बेसिकली क्या हो जाता था, प्राचीन काल का समाज कार्य होता था। आपने सुना भी होगा, पहले के समय में लोग जो है, अगर कोई भिक्षुक घर पे आता था तो उसको कोई अनाज या कोई वस्तु दे देते थे, तो उसको कहते थे कि ये उन्होंने समाज कार्य किया है, ठीक है। इस तरीके की प्रक्रिया संचालित थी। परंतु मध्यकाल में हेलन क्लार्क ने अपने रिसर्च में पाया कि लोग जो है अब मानवतावाद पर जो है आधारित हो गए, यानी व्यक्ति की मानवता पर देखकर, या उसकी जो आवश्यकताएं थी, यानी एक होता है ना मानवता के आधार पे, जैसे आप कोई व्यक्ति है और आपको लगा कि भाई आपको इसकी मदद करनी चाहिए, मानवता बस, तो इस तरीके से अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो बेसिकली समाज कार्य होता था। ये 18वीं शताब्दी की बात है और इस तरीके की बात मानवतावाद में इन्होंने बताया था मध्यकाल में। फिर आधुनिक युग आया आज के समय में। आज के समय में प्राचीन को प्लस कर दीजिए और मध्य को प्लस कर दीजिए, दोनों मिलाकर ये आधुनिक युग बना। इसी आधुनिक युग में ही आपको बता दूं, आज समाज कार्य जो है व्यावसायिक सेवा का रूप ले लिया है। तो समाज कार्य व्यावसायिक की प्रक्रिया संचालित हुई सन 19वीं सदी में। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखें, प्रशिक्षण और नैतिक वातावरण पर और औपचारिक रूप से दिया जाता था। औपचारिक रूप से व्याख्यान, व्यवहारिक शिक्षा प्रबंधन प्राचीन समय में नहीं था। 20वीं शताब्दी में मुंबई में पहली बार एक इंस्टीट्यूट ओपन हुआ, और उस इंस्टीट्यूट को ओपन किया था किसने, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। किसने इंस्टीट्यूट को ओपन किया था, पता है आप लोगों को? सर दोराबजी टाटा जी। हाँ, टाटा, हाँ सर दोराब जी ने इसकी स्थापना किया। मैं आपको बता दूं, सन 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता था।
पहले नाम इसका रखा ही गया था सर दोराबजी, टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। और सर दोराबजी एक व्यक्ति का नाम है, जो है सर दोराबजी जहांगीर टाटा रतन दादाभाई इनका पूरा नाम है। और इन्होंने सन 1936 में इसकी स्थापना की। सन 1944 में इसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रख दिया मुंबई में। इसकी स्थापना मुंबई में किया गया। बेसिकली आपको एक बात बताता हूँ, इस चीज़ को आप खास कर ध्यान रखेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाता है। अगर आपको बता दूं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को अगर आप विश्वविद्यालय मानते हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यूजीसी की धारा 3 के तहत इसको एक विश्वविद्यालय माना जाता है। इस बात को आप खास कर ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। आपको बता दूं कि ये बेसिकली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में देवनार मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये यहाँ बेसिकली संस्थान छात्रों को डिप्लोमा, पीजी, डॉक्टरेट स्तर पर जो है प्रवेश प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको वाला क्लियर कर दीजिए, थोड़ा ब्रेक हो रही थी वॉइस। आवाज़ अभी भी ब्रेक हो रही क्या? देखिए, धारा यूजीसी की धारा 3 के तहत जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को विश्वविद्यालय माना जाता है। विश्वविद्यालय माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर एक बार स्पष्ट कर दीजिए आप लोग कि अगर क्लियर हो गया है तो। यस सर। है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में। और काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं आगे हम बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं। और जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो पूछा जाता है कि 4 इसकी शाखाओं के नाम, तो मुंबई, हैदराबाद, याद रखेंगे आप सभी लोग, मुंबई, हैदराबाद, और एक आता है तुलझा या तुलजा भी कहा जाता है, और तुलजापुर, और एक आता है गुवाहाटी। तुलजापुर बेसिकली महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, खासकर क्लियर रहेगा, बताइए। जी सर। जी सर। जी सर। ओके। सर आप इसमें ये भी बता रहे थे ना, जब ब्रेक हो रही थी आवाज लास्ट टाइम पे, कि 37वां रैंक बता रहे थे आप, तो वो क्लियर नहीं हुआ था। ओके, रैंक की बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो रैंक है 2021 से अभी तक चल रहा है 37वां स्थान है, इसको प्राप्त किया गया है, दिया गया है, 37वां रैंक है। और ये रैंक बेसिकली एजुकेशन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में कि वो कौन से रैंक पे है, कौन से रैंक पे है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं TISS की, तो 37वें स्थान पर आता है ये रैंक में TISS। ठीक है, सर पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे ये IIT के इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं। ठीक है, IIT के। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में इंडिया में, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस समय प्रथम निर्देशक जो थे उनका नाम था शालिनी भारत। आज उनका नाम था डॉक्टर मनसठ। आज वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो शालिनी भारत जो है इसकी डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? ओके। जी सर। अब आपको ध्यान रखना है, एक एक और पॉइंट्स को मैं नोट करवा रहा हूँ, उसे भी आप लोगों को नोट करना है। थोड़ा सा आप सभी लोग केयरफुली तरीके से ध्यान से इसको नोट करिएगा। बात करते हैं सन 1946 में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क ओपन हुआ। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी फेमस रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय, जी, दिल्ली
D4। आवाज़ मेरी क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए। यस सर। दिल्ली विश्वविद्यालय का सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर हम बात कर रहे हैं, सामाजिक कार्य विभाग जो है स्थापित हुआ 1946 में। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क कहा जाता है इसको, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ख़ासकर यहाँ पर एक एग्जैक्ट वर्ष बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1946 से लेकर 2021 तक, ठीक है, शैक्षणिक सहभागिता का जश्न मना रहा था 75 वर्ष की प्रतिबद्धता पर। तो ये जो दौर रहा है 1946 से 2021 तक का, ठीक है, 2021 तक का जो दौर रहा है 1946 से, वो शैक्षणिक सहभागिता का रहा है, शैक्षणिक सहभागिता की रही है। कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ? दिल्ली समाज कार्य विभाग की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। आपको बता दूँ 1946 में ही लखनऊ में एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज, ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। लखनऊ में एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज जिसका नाम है इसाबेला थॉर्नबोर्न, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है, नेशनल YWCA स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में किया गया, ठीक है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में किया गया। क्योंकि इस बार आप लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली समाज कार्य विभाग से आपने एक प्रश्न देखा, उस ऑप्शन में YWCA का नाम आया हुआ था, है ना? याद है किसी को? नहीं याद है? चलो अच्छा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट तथ्य मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको जी, ये महिला कॉलेज का नाम क्या था? इसाबेला थॉर्नबोर्न, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से सुनिए, एक और तथ्य 1947 में स्कूल दिल्ली में हस्तांतरित हो गया और 1948 में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित हो गया। तो 1948 में जो डीव यूनिवर्सिटी आप देखते हैं, इससे संबद्ध हो गया, ठीक है। और 1970, ध्यान से सुनिएगा, 1979 दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने अधीन ले लिया और इसका सामाजिक कार्य विभाग बन गया। तो ये जो विभाग की प्रक्रिया देखने को मिली 1979 में। तो जितने मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे तथ्य बताए हैं दिल्ली समाज कार्य विभाग से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं में जब भी प्रश्न बनाए जाएंगे तो इन्हीं तथ्यों से बनाए जाएंगे और मैंने पूरे तथ्य आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। उसके बाद 1947 में काशी विद्यापीठ के समाज कार्य या सामाजिक विज्ञान विद्यालय ओपन किया गया। काशी विद्यापीठ, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। स्वतंत्रता के बाद का प्रथम स्कूल अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन में आता है काशी विद्यापीठ। ध्यान से सुन लीजिएगा, पेपर में ये भी सवाल आ चुका है स्वतंत्रता के बाद से, ठीक है। प्रथम स्कूल जो है समाज कार्य का, वो काशी विद्यापीठ ही रहा है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद 1949 के बारे में, 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य प्रशिक्षण जो है लखनऊ में प्रारंभ हो गया।
फिर उसके बाद 1950 में बात करते हैं तो समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा आराम से सर। 1947 में काशी विद्यापीठ सर। 1947 में काशी विद्यापीठ में समाज विज्ञान विद्यालय खोल दिया गया, ओपन किया गया। और ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम स्कूल माना जाता है, प्रथम स्कूल माना जाता है समाजकारी का, पहला स्कूल स्वतंत्रता के बाद से पहला स्कूल। क्लियर हो गया? बताइए, आगे बढ़े, फिर आप बोल लिया करो आप लोग। जी सर। जी सर। देखिए, वैसे भी नेटवर्क इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे और मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू नहीं था, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है ना? हालांकि हम लोगों ने आफ्टरनून में भी क्लास लिया था और वो सही क्लास चली थी, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, कल संडे है, कल इसको चेक करवाएंगे, है ना। बात कर रिकॉर्डेड होगी क्या? क्लासेस रिकॉर्डेड है, जी जी, क्लासेस रिकॉर्डेड है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है। फिर उसके बाद आप लोगों का कौन सा हुआ है, बताइए जरा एक बार। 1949 करना है। 1949 करना है। 1949 लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे लखनऊ का। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सन 1950 में, 1950 में 1950 में बड़ौदा विश्वविद्यालय में, कहाँ पर? बड़ौदा, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाजकारी संस्थान ओपन हुआ, संस्थान खोला गया या ओपन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1952 में बड़ौदा में समाजकारी खोला गया। हाँ, 1950 में, 1950 में, 1950 शिक्षण संस्थान, समाजकारी संस्थान ओपन हुआ 1950 में। भाई समाजकारी संस्थान, बिल्कुल, मैं समाजकारी की शिक्षण संस्थान तो नहीं है ना सर? समाजकारी का ही तो सर वो शिक्षण संस्थान ही तो है। बड़ौदा में विश्वविद्यालय में समाजकारी अगर संस्थान है तो समाजकारी शिक्षण संस्थान वहाँ पे होगा और है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद 1952 में अगर हम बात करें तो मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क ओपन हुआ, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्थापित हुआ 1952 में। और उसके बाद 1955 में आगरा में समाजकारी शिक्षा जो है प्रारंभ हुआ, आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। बताते रहिएगा, स्पष्ट हो रहा है सब कुछ ना? आगरा में कितना साल में हुआ सर? 1955, आगरा में 1955। सर चलो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो समाजकारी के विकास में बेसिकली भारत का जो विश्व आधार पे अगर हम बात करें समितियों के लेकर, तो उसके अंतर्गत कुछ नाम आते हैं, ठीक है, और वो नाम इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो एक सवाल पूछा जाता है पेपर में कि समाजकार्य शिक्षा पुनरीक्षण समिति, समाजकार्य शिक्षा पुनरीक्षण समिति, ठीक है। तो प्रथम समाज कार्य का शिक्षा पुनरीक्षण समिति कौन सी थी? प्रथम वाली, आपको बताना। प्रथम कब आया था? प्रथम 1965। तो प्रथम समाज कार्य शिक्षा पुनरीक्षण समिति जो थी समाज कार्य के विकास में, वो 1965 की थी। दूसरी समिति कौन सी थी, कब आई थी? 1980 की थी। तीसरी समिति का गठन कब हुआ? 1999 में थी, ठीक है।
और इनमें समाज कार्य के ज्ञान में सुधार के लिए भारत ने समाज कार्य व्यवसाय पर 75 से अधिक पुस्तकों का भी प्रकाशन किया, जिनमें से कुछ किताबें हैं जो कुछ प्रकाशन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 3 समितियां हो गई हैं, तो बताइए, फिर आगे बढ़ें। ओके, उसके बाद सर 1999 क्या है? ये भी तीसरी समिति थी सर, पुनरीक्षण की तीसरी समिति थी। पेपर में सवाल पूछा था समाज कार्य की तृतीय पुनरीक्षण समिति कब आई है, तो ध्यान रखिएगा सन 1999 में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ अतिरिक्त इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्रकाशन से दिए गए हैं, जैसे एक था इंडिया जर्नल ऑफ ठीक है, सोशल जर्नल था, और ये आपको पता होगा 1940 में था, सबसे पहला यही था। TISS का यही है, 1940 का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक आपका आता है कंटेम्पोरेरी सोशल वर्क जर्नल था, ये 1962 आता है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक आता है आपका पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क जर्नल, ये आता है 1984 का। और एक लास्ट आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, नेशनल जर्नल ऑफ ठीक है, प्रोफेशनल सोशल वर्क, और ये आया था 2000 में। जी सर, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क जर्नल कब आया था? 1984। ओके। 84। ठीक है जी सर। ये सारा हो गया है आप लोगों का, इतनी चीज़ें आपको पता हो गई है, एक बार स्पष्ट करिए। जी चलो बहुत बढ़िया, और ये इन सबको आप लोगों को ध्यान भी रखना है। जी सर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो हमारे सामने और भी तथ्य हैं, मैं उनको भी आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, इग्नू, है ना? जी सर। इग्नू की स्थापना वगैरह आपसे पूछा जाए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो सन 1984 में आप लोग इसकी स्थापना का नाम बताइएगा। सॉरी, 1985 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सन 1985 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई। सार्वजनिक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है, और ये नई दिल्ली में है, मैदानगढ़ी में, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये डिस्टेंस एजुकेशन जो सिस्टम है उसी में ये हायर एजुकेशन को सुलभ और समानता में वृद्धि करने की बात करता है। ओपन लर्निंग है, और डिस्टेंस एजुकेशन प्रणाली के मानक में अगर हम बात करें तो उसमें प्रोन्नयन और समन्वय के आधार पर ये निर्धारित करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इग्नू की स्थापना लिखिए और हायर एजुकेशन की बात आप यहाँ पे करिएगा। शिक्षण प्रशिक्षण की भी बात होती है, शोध की भी बात होती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान के स्तर को बढ़ावा देने की भी बात होती है। ये सारी पार्ट जो है इसी इग्नू के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें भी सोशल वर्क जो है शामिल है, ठीक है, आपको पता होगा समाज कार्य MSW भी इग्नू से बच्चे करते हैं, है ना? जी सर। उसके बाद हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया
विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में स्थित है ना। मैं नोट कर देता हूँ, जामिया मिलिया और इस्लामिया, ठीक है, दिल्ली में है। ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर हासिल की है और यह ब्रिटिश शासन में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, 1920 में। नई दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र में ओखला में यमुना के किनारे स्थित है ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1920 ब्रिटिश भारत के समय में इसकी स्थापना हुई थी। म्यूट हो जाइए, एक बार स्पष्टीकरण करिए कि ये आपको क्लियर हुआ। अरे बताइए। जी सर। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं बीएचयू के, आपने बीएचयू का नाम सुना होगा। मैं जो पॉइंट में लिखवा रहा हूँ इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी पेपर में आते हैं, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, समाज कार्य के पार्ट हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, प्रायः इसे बीएचयू कहा जाता है, बोला जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर सन 1916 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है। इसकी लिख दीजिए सर, नाम क्या बोले? इनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है। क्लियर? जी सर। आपने एक नाम सुना होगा यूनिवर्सिटी का नाम, देवी अहिल्या। पूजा मैम आप म्यूट हो जाइए, आपकी आवाज़ बहुत आ रही है। बिल्कुल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों को पता है बताइए, मध्य प्रदेश वाले बच्चे? इंदौर में है। ओके, यूनिवर्सिटी इन इंदौर मध्य प्रदेश में है और ये भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित इंदौर ज़िले में विश्वविद्यालय है और ये स्थापित हुआ था सन 1964 में। और आपको बता दूं, ये 1988 में देवी अहिल्या बाई होलकर की स्मृति में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो नाम कब बदला गया है? तो 1988 करिएगा, ना कि 44। 1988 क्लियर रहेगा? नाम बदल के क्या हुआ नाम में? अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सर पहले नाम था फिर नाम चेंज हो, क्या हुआ? 1988 में नाम इसका देवी अहिल्या बाई होलकर की स्मृति में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, पहले 64 में यही था देवी अहिल्या बाई होलकर, और 1988 में नाम बदल दिया गया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अब स्पष्ट हुआ? ओके, आगे बात करते हैं और एक विश्वविद्यालय के बारे में। आपने नाम सुना है राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस, बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है केरल की। राजागिरी, ये उत्तराखंड के स्टूडेंट ध्यान रखें, राजागिरी कॉलेज है ना ऑफ सोशल। देखो मैं ये तथ्य आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ, बेसिकली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, अदरवाइज़ मैं उसको डेस्कटॉप पे पूरा लिखता था, ठीक है। फिर भी मैं पूरा आराम से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे, ताकि आप सारी चीज़ें लिख सकें, है ना।
और सारा समय के अनुसार समय से पहले हमें सारा चीज़ें कंटेंट जो है कवर करना है, इस वजह से क्लासेस का होना ज़रूरी है। ठीक है। राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कोची में, केरला में, है कि नहीं। इसका तो नाम आप लोगों ने भली भांति तरीके से सुना भी होगा। और इसकी स्थापना जब हुआ था तो वह वर्ष था 1955 इसका वर्ष था। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार कंफर्म जी करिए। सर। हाँ। जी सर। अब हम लोग बात कर रहे हैं मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बारे में, और ये चेन्नई तमिलनाडु में है कॉलेज। इसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी, 1952 में हुआ था इसकी स्थापना जी। 1952 में हुआ था इसकी स्थापना। ध्यान रखिएगा, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क की। ठीक है, क्लियर रहेगा? बताइए। जी सर, लिखवाए थे। ओके सर 1952 बताया। हाँ 1952। अच्छा, उसके बाद एक कॉलेज का नाम देख रहे हैं, लोयला कॉलेज, चेन्नई का है। ये भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन चेन्नई तमिलनाडु का ही है। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में। पब्लिक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की। सन 1920 बेसिकली मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन जो है 1875 में इसकी स्थापना हुई। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में ये बेसिकली सन 1920 से ये जाना गया, 1920। तो स्थापना 1875 के नाम से आप लोग यहाँ पर अवश्य लगाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन स्थापना के लेकर अगर बात किया जाए तो 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कर दी गई थी 1920 में। लेकिन जो मैंने आपको बताया है 75 वाला, ये आपको ध्यान रखना है। और वो है आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक क्रिस्टू कॉलेज है, क्रिस्टू जयंती कॉलेज एक है। ठीक है, एक मिनट देखिए, कोई शायद ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनको एक बार ज्वाइन कर लूँ। चलिए, ये गलत है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चीज़ को देखिए, इस कॉलेज को, क्रिस्टल जयंती कॉलेज बेंगलोर। क्या बात है, सभी लोग थे तो ग्रुप में ना, क्या दूसरा लिंक थोड़ी चला गया? आगे बात करते हैं। देखिए हाँ, कौन सा कॉलेज की बात मैं कर रहा था आप लोगों से? ओके, कर्नाटका। ये बेसिकली क्लास का टाइम 8 हो गया क्या, 8:30 वाली का? नहीं, ये क्लास आपकी बेसिकली उत्तराखंड की क्लास तो थी आज आफ्टरनून में, है ना। ये क्लास बेसिकली यूजीसी वाले बच्चों की थी। नेटवर्क इश्यू होने की वजह से मैं इनकी क्लासेस जो है थोड़ा सा स्थगित कर दिया हूँ। ठीक है जी सर जी। अब देखिए, क्रिस्टू जयंती कॉलेज बेंगलुरु की बात मैं कर रहा हूँ। इसकी स्थापना सर 1999 में हुई थी। बोधि निकेतन ट्रस्ट की स्थापना भी इसी के अंतर्गत आती है। बोधि ट्रस्ट काफ़ी कई बार पेपर में आ चुका है। बोधि निकेतन ट्रस्ट की स्थापना 1999 में क्रिस्टू जयंती कॉलेज प्रबंधन के तहत ही की गई थी।
ये बात आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है ये हमारे लिए। तो ये जो बोधि निकेतन आपने बोला है इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। भाई आप लिख लीजिए, बोधि निकेतन ट्रस्ट की स्थापना सन 1999 में हुई थी और बोधि निकेतन ट्रस्ट की स्थापना बेसिकली कृष्ण जयंती कॉलेज प्रबंधन के द्वारा की गई थी, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? एमिटी का मतलब सर जो अमेठी, दिल्ली में है, नोएडा में, दिल्ली में नहीं है, नोएडा में। हाँ जी। है ना। चलिए, सर ये नेट की क्लास चल रही है ये उत्तराखंड की? नेट की है सर, नेट की है। बेसिकली उत्तराखंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये इसलिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए क्योंकि हिस्ट्री दिया नहीं है, लेकिन फिर भी उनके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में। अमेठी यूनिवर्सिटी जो है ये बेसिकली इस नोएडा में है। इसकी स्थापना 24 मार्च 2005 को हुई थी, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और उसके बाद आपका आता है विश्व भारतीय, ठीक है, विश्व भारतीय विद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, है ना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसे स्थापना जो है किया था, नाम आता है बद्रीनाथ ठाकुर ने, बद्रीनाथ ठाकुर ने। अब पेपर में आता है तो सोचते हैं शांति निकेतन वाला है भैया, तो जाहिर सी बात है रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में भी किया था। रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम आएगा, है ना, उन्हीं का नाम है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय ये माना जाता है, बड़ा फेमस विश्वविद्यालय है, ठीक है। और आपको बता दूं सन 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। उसी समय कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ और उन्होंने एक जो उनकी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन काफ़ी अच्छे से उन्होंने ग्रहण किया और कई विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर की भी भूमिका निभाए हैं, ठीक है। स्नातक और परास्नातक संस्था के संबंध में इन्होंने जो है सार्वजनिक रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कभी कभी पेपर में पूछता है कि भाई विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का नाम जो है किसने नाम रखा, ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ज़रूर नाम ध्यान रखें, ठीक है, यहाँ पर कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है, ठीक है, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर क्या बताया तो आप? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, बात दोनों एक ही। स्टेला मॉरिशस कॉलेज है एक, ये तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु का है ये, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है ये। और मुझे पता है शायद आप लोगों को पता भी होना चाहिए इस कॉलेज के बारे में। बहुत ही चर्चित कॉलेज है स्टेला मॉरिस कॉलेज। बताएंगे आप लोग इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1947 को हुई, ठीक है। 1947 की इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा आप सभी लोग। स्टेला शांति निकेतन वाला ही बता रहे हैं ना आप? नहीं, शांति निकेतन हो गया। और सर उसकी स्थापना कब हुई वो नहीं पता चला। स्टेला मॉरिस कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। बाकी तो आपने गुजरात समाज कार्य के बारे में भी आपने यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा ही है। कहीं कहीं 1949 में भी देखने को मिलता है, ठीक है, और 1950 भी हमें देखने को मिलता है इसके बारे में। और उसके बाद असम विश्वविद्यालय है एक, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। असम विश्वविद्यालय भी सिलचर असम में है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है सिलचर में, असम में। और आपको बता दूं मैं कि इसकी स्थापना कब हुई है कि कोई बताएंगे मुझे इस विश्वविद्यालय की? अगर आप लोगों से स्थापना पूछ लिया जाए तो क्या नाम बताने वाले हैं आप लोग?
बताइए एक बार, आध बार कुछ तो बताइए। 1994, 1994 में इसकी स्थापना हुई। 1994 में इसकी स्थापना हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये है आपका उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उदयपुर राजस्थान, है ना। इसकी स्थापना सन 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो है कर्नाटका में मंगोलोर, जो है मलगोर में, ठीक है, मैंगलोर में, बेसिकली कर्नाटका, बेंगलोर नाम आता है, मैंगलोर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसकी स्थापना की बात की जाती है तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस 1972 आता है देखने को। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज को लेकर भी बात करता है ये। तो नाम बेसिकली इसका अगर आता है देखने को तो 1972 देखने को मिलता है, 1972 नाम आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पेपर में आ चुका है यूजीसी नेट में, याद आ रहा है किसी को? बताइए भी। नहीं सर, नहीं आ रहा है याद? ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को। आप सभी लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पेपर में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इससे एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा, है ना। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए आप लोगों से, यूनिवर्सिटी का, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का तो नाम 1956 लगाइएगा, और 1956 लगाइएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अच्छा, हरियाणा में इसकी स्थापना किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है, ये बात आपको ध्यान रखिए, ठीक है। लखनऊ बता चुका हूँ, नागपुर विश्वविद्यालय। लखनऊ क्लियर है ना? बताइए। नहीं सर। जी सर। जी सर। कोई बच्चा कह रहा नहीं क्लियर ही नहीं है लखनऊ। सर हरियाणा का 1946 बताया ना आपने? 56। लखनऊ का 1949 बताया था ना? बिल्कुल सही। नागपुर विश्वविद्यालय की बात मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, रिकॉर्डेड क्लास है ना सर, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड है। नागपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 1923 है, 1923 है, ठीक है। बड़ौदा गुजरात का हो गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वर्धा। अब पेपर में सवाल आया था कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो लोगों ने महात्मा गांधी जी का ही नाम लगा के चले आए, जो कि नाना कौन है बताइए ज़रा। क्या बात कर रहे हो, नहीं क्वेश्चन पेपर देखते हो? नाना देशमुख भाई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने इसको सन 1996 में संसद के द्वारा पारित किया था, है ना। वर्धा के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना सन 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में हुआ था, ठीक है। और ये भी मान्यता प्राप्त है यूजीसी से, इसकी भी मान्यता प्राप्त है यूजीसी से, ठीक है। याद रखिएगा आप सब। कहाँ जा रहे हो? सर ये भागना नहीं है जी।
ईयर क्या लिखा हुआ है? 1990? 1996 में ये एक प्रकार से संसद में पारित हुआ, स्थापित हुआ था 1997 में, 1997 में। ठीक है, क्या जी क्या क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा इस प्रश्न क्वेश्चन पे हाँ, इसकी स्थापना किसने किया है ना? इस कॉलेज की स्थापना की बात पूछा गया था, किसने किया है? तो बताइए ज़रा एक बार, इस कॉलेज की स्थापना किसने किया है? नानाजी देशमुख। हाँ, इस कॉलेज की स्थापना किसने किया है, ये आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है एक बार। नानाजी देशमुख का ही नाम लगाए थे आप लोगों ने भी, मैं आपको करवाऊंगा भी वहाँ पे, है ना, बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट थे जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, स्थापित 1997 का नाम लगा के आप अवश्य आइएगा सभी लोग। चलिए आगे बात करते हैं अब। सर ये सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? हाँ, सारे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, कोई कोई इसमें है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने, अगर हम बात करें आप लोगों से, आर्य महिला समाज की स्थापना को लेकर, तो ध्यान रखिएगा पुणे में किया गया था आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 में, 30 नवंबर 1882 को। ठीक है, क्लियर। और इसकी स्थापना किया किसने था? पंडिता रमाबाई ने किया था, पंडिता रमाबाई ने किया था। एक शब्द आता है गांधी जी का, सर्वोदय, मतलब सभी का कल्याण की बात करते हैं, है ना, सर्वोदय। ये शब्द किसका है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखिएगा। सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सबका उदय, सबका विकास, सबका प्रगति, यानी सार्वभौमिक उत्थान। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली गांधी जी का यह सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की एक किताब थी, अनटू द लास्ट। क्या किताब का क्या नाम था? अनटू द लास्ट। अनटू दिस लास्ट, है ना, ये किताब का नाम था। और ये किताब किसकी थी? जॉन रस्किन की जो किताब थी, जॉन रस्किन की ये किताब थी। 1860 में ये किताब बेसिकली मासिक पत्रिका के रूप में आई और एक लेख के रूप में सन 1862 में आई थी, 1862 में आई थी, अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। ठीक है, पत्रिका के रूप में बेसिकली उसको मेंशन भी करते हैं। ठीक है, शारदा एक्ट का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। शारदा एक्ट सन 1929 में आया। बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष की जो है शादी के आयु जो है निर्धारित रखी गई थी शारदा एक्ट में। ठीक है, बस यहाँ अब आपका भारत का समाज कार्य का जो इतिहास है ये समाप्त हो गया। लगभग सारे तथ्यों पर मैंने आप लोगों से जिक्र किया है। ठीक है, और इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, है ना। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, इसकी PDF मैंने आप लोगों के जो है ग्रुप में डाल दिया है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ लीजिए, वरना ये रिकॉर्डेड तो क्लासेस है ही है, आप जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉइस वगैरह तो तुम सब क्लियर हुआ है? कोई वॉइस वगैरह भी, वॉइस को लेकर भी कोई दिक्कत थी? नहीं सर, नहीं। वॉइस को लेकर दिक्कत नहीं थी यानी। चलो ठीक है, फिर तो क्लास आप सबकी होगी। अब आप सब लोग भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, है ना। हाँ बताइए सर, जो लिखा है ऐसे PDF सेंड कर दीजिएगा। ये वाली PDF बिल्कुल बिल्कुल सर सेंड करेंगे, निश्चिंत रहें, ये सारा PDF आपको सेंड किया जाएगा। इस टॉपिक से तो नहीं है, लेकिन है ना समाजकार प्रक्रिया का एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अरे भाई, अनटू द लास्ट का कितना सन था? 1860। ओके।
सर एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। हाँ, प्रक्रिया पूछ ये रहा जो था कोई बच्चा। हाँ हाँ, समाजकारी प्रक्रिया में सामाजिक निदान था, तो उसमें एक एटियोलॉजिकल निदान आता है सर। सर उसको थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, मैं आपको बता दूं, निदान के प्रकार, ठीक है, निदान के प्रकार। अब निदान के प्रकार 3 होते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने? मैंने पढ़ाया भी है, और अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अगर पता है बताया करो, देखो बोला करो, और नहीं पता तो भी बोला करो। और उसमें देखो, एक निदान का जो टाइप इन्होंने पूछा है वो इटियोलॉजिकल पूछा है। बेसिकली इटियोलॉजिकल निदान का प्रकार में पार्लियामेंट ने बताया है, और जानते हैं उसका मतलब उन्होंने क्या चीज़ों पर जिक्र किया है इटियोलॉजी में। वो बेसिकली कालात्मक निदान होता है इटियोलॉजी। वर्तमान समस्या के विकार और उसके संबंधित कारणों के ज्ञान की जानकारी या निश्चित करने में आवश्यक होती है कि अमुक समस्या क्या है, उस पे गत्यात्मक निदान हो सके, उस पे क्लिनिकल निदान हो सके। कारणों को जानने के लिए ही एटियोलॉजिकल जो है डायग्नोसिस का प्रयोग करते हैं। और ये बात किसने बोला है? पार्लियामेंट ने बोला है। ये बात ध्यान रखिए। कारण प्रभाव, कारण के आधार पर समस्या का वास्तविक निदान करना कालात्मक निदान होता है। ठीक है, चलिए और पूछिए, कोई डाउट? थैंक यू सर। सर एक मोविक्कल शब्द जो आता है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं? कौन सा शब्द? मोविक्कल। सॉरी, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। सर मूवकिक्कल। स्पेलिंग इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी में बता रहे हो? सर हिंदी में लिखा हुआ है मूविक्कल करके। उसमें पीडीएफ में था, एक समाजकारी प्रक्रिया में जो एटियोलॉजिकल निदान है ना, उसी में ही एक शब्द आया था मूविक्कल। मैंने उसको सर्च किया तो उसमें क्लाइंट आ रहा था, तो शायद ग्राहक वगैरह से रिलेटेड रहता है कि मुवक्किल है। मुवक्किल है, वो मुवक्किल लिखा है। मुवक्किल का मतलब क्लाइंट होता है। मुवक्किल का मतलब क्लाइंट होता है, ग्राहक होता है उसका मतलब मुवक्किल। ठीक है, चलिए सर। हाँ पूछिए। सर ये मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछ रहा था सर। क्वेश्चन पेपर मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता सर। और सर देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं कल लैपटॉप अब ठीक है, मिल जाएगा। अब आप लोग मुझे बता दीजिए इसी समय, आप लोग को सॉल्व चाहिए अनसॉल्व चाहिए पेपर? सर मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बताओ। आपको सर कि मतलब 2004 से लेके 2023 तक जो क्वेश्चन मतलब आपने उसके पीडीएफ चाहिए थे। हाँ, आखिरी में सर आंसर की दे देना सर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अरिहंत की सर, मतलब वो मिल जाएंगे क्या? अरिहंत के मतलब क्वेश्चन और आंसर की सर? नहीं देखो, हरियंट के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, आंसर नहीं मिलेंगे। उसके आंसर बनाने पड़ेंगे, है ना? तो उसके सर आंसर भी बनाने वो पड़ेंगे। मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती तो सर क्या पढ़ लेते कम से कम क्वेश्चन हो गया। चलो और ठीक है, आप सर कह रहे मेरी- सॉल्व, और तो सर- देखो अभी मैंने सॉल्व बनाया नहीं है, अनसॉल्व ही रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे अगर बता दिए होते उस समय तो मैंने सॉल्व कर। लेकिन अगर एक दिन में अगर मुझे केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताने हैं तो मैं लगभग 1 घंटे में लगभग 200 से 250 प्रश्न कवर कर लूँगा। क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताने हैं। अगर नहीं सर, आप आप लोग वो मत लाइव कीजिए। रहोगे तो भी कर लूँगा ऐसा। नहीं सर वो मत कीजिए सर, आप मतलब उसके पीडीएफ भेज दीजिए, उसमें आंसर की दे दीजिए, बस ये चाहिए, बस हो गया। खुद हम आंसर पढ़ के की कर चाहिए लेंगे तो एक आप बार। डायरेक्ट ले लीजिए ना, क्या ज़रूरत है लास्ट में लेने का? तुरंत ले लीजिए, साइड में ही ले लीजिए। और सर ये मैं बोल रहा था कि मतलब जैसे आपने ये तो अरिहंत की बात की मैंने, आपने यूनिट वाइज जो करा रहे 1 to 10 कराए थे। हाँ, तो उसमें आपके भी कुछ क्वेश्चन निकाले होंगे, वो उसके भी क्वेश्चन मतलब तो रहेंगे, क्वेश्चन वो मिल जाते, क्वेश्चन, आंसर की मिल हाँ जाती। वो क्वेश्चन तो रहेंगे, वो क्वेश्चंस रहेंगे, है ना? एमपी सेट की बात कर रहे हो आप? एमपी सेट के स्टूडेंट हो? हाँ सर, तो सर एमपी सेट की बात कर रहे हैं। तो एमपी सेट की बात है तो भाई साहब वेट करो ना। आज कितनी तारीख है? 25 तारीख की हमने खुद बना रखा है प्लान, है ना? थोड़ा सा वेट नहीं करो, सर, वो क्वेश्चनों नहीं की पूरी लगेगी लाइन, आप टेंशन मुक्त रहो, ठीक है? 25 तारीख से नहीं क्वेश्चन ही सर, करवाएंगे वो नहीं आपको। बोल रहा सर। टॉपिक आपको यूजीसी वाले ग्रुप में ज्वाइन ही नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चों को, एमपी सेट वाले को, केवल आपकी प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी उस समय। वो नहीं बोल रहा था, मतलब हार्ड कॉपी रहती तो सर मतलब ठीक रहता, निकाल लेते। और दूसरा ये सर कि जैसे आपने कल राजस्थान की भेजे थे सर आपने। हाँ, राजस्थान का देखो मिल गया होगा, 200 क्वेश्चन थे। हम ठीक है, आज भी भेज हाँ देते सर, हैं, आपने 200-400 क्वेश्चन और भेज नहीं देते नहीं हैं, ठीक है? सर, वो उसमें भी मिल गए देखो। थे। मैं ये बोल रहा था सर, राजस्थान और यूपी सेट की मतलब नेट के अकॉर्डिंग सिलेबस है क्या सर दोनों का? यूपी सेट कहाँ से आ गया यहाँ पे? नहीं सर, मैं पूछ रहा था यूपी में भी सेट होता होगा ना सर सोशल वर्क का? नहीं, यूपी में सेट कहाँ होता है?
अच्छा नहीं होता सर, राजस्थान में होता है ना? राजस्थान में भी नहीं होता है, एमपी सर में अभी तो होता है। वैकेंसी आई है ना, राजस्थान सेट की आई है ना सर, एपी की। राजस्थान की सेट की नहीं है, मेडिकल सोशल वर्क की है वो। अभी सर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आई है वहाँ पे। नहीं, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है वो। एक देखो, एक तो महाराष्ट्र में होता है, एक आपका होता है एमपी में होता है सेट, ठीक है, और एक महाराष्ट्र में होता है। राजस्थान में सेट थोड़ी ना होता है, राजस्थान में मेडिकल सोशल वर्क होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर निकालेगा तो यूजीसी वाले बच्चों को लेता है, सेट उनका नहीं होता है, वहाँ केवल यूजीसी सेट वाला चलेगा, राजस्थान सेट नहीं चलता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, यूजीसी तो सर बस ये यही बोल रहा था सर, क्वेश्चन उसके मतलब आंसर की मिल मिल जाती है, जाएंगे, मतलब मिल अभी से करना जाएंगे। चालू कर आपने देते हो अभी देखो 200 क्वेश्चन आपको मिले हैं कल ना, तो आप उसको देखो पहले, 200 तो देख लिया आपने, और भी क्वेश्चन देखो। बाकी सारे क्वेश्चन मिले, मेरे क्वेश्चन जो बनाए अपने लिए थोड़ी बनाए हैं, आप ही के लोगों के लिए बना रखा है। मैं क्वेश्चन लेके क्या करूँगा? आपको 25 तारीख की जो प्रैक्टिस चला रहा हूँ उसी में सब कुछ मिलता रहेगा आप लोगों को, बराबर टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा भी जाते रहेंगे सब कुछ, है ना। अभी अगर मैं भेज दूंगा तो उस समय बैठ के क्या करूँगा बताओ? उस समय भी भेजना है मुझे। नहीं सर वो नहीं बोल रहा था, मतलब हार्ड कॉपी निकाल के हम लोग चालू कर देते, मतलब कुछ क्वेश्चन ठीक है, चालू चला कर दो देते, बस भैया, ये बोल चला रहा दो, ठीक है, अभी भेज देता हूँ, ठीक है, था। जी सर। चलो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू। चलिए, ओके।